आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसमें हम लोग इतिहास देख रहे हैं, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 7 मौर्य साम्राज्य। इसके पहले हम एक बार इसकी विषय सूची देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पाठ इतिहास में दिए गए हैं। तो पहला पाठ दिया है कैसे पता करें कब क्या हुआ, इतिहास जानने के स्रोत। और दूसरा पाठ है कि पाषाण काल आकेटक संग्राहक एवं उत्पादक मानो। और तीसरा पाठ है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और चौथा पाठ है वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद पांचवा पाठ है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत यानी धार्मिक आंदोलन। और छठा है महाजनपद की ओर। सातवां है मौर्य साम्राज्य। आठवां है मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। और नवां पाठ है गुप्त काल। और 10वां है पुष्य भूति वंश। और 11वां है राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी। और 12वां है दक्षिण भारत यानी 6ठी से 11वीं शताब्दी। तो आज हम लोग इसमें जो है 7वां पाठ पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे, आपको ध्यान से सुनना है जिससे कि हम इसके अभ्यास प्रश्न जब हल करेंगे तो वो हमें आसानी से समझ में आ जाए, उनका उत्तर हम सही से आसानी से दे सकें। और इसके वीडियो के अंत में हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आइए इस पाठ को देखते हैं। आपको वीडियो को कई बार सुनना है जिससे कि आपको ये कहानी के रूप में पाठ याद हो जाए और इसके प्रश्नोत्तर को जो है हमें याद ना करना पड़े, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इतिहास की। तो आज नहीं, आप आजकल के प्रचलित सिक्कों को ध्यान से देखिए। इसके एक ओर पीठ से पीठ सटाए हुए 4 सिंह बैठे हुए हैं। ये सिंह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। अशोक जिस वंश का शासक था वो वंश था मौर्य वंश। तो ये जो आधुनिक सिक्का है ये 1 रुपए का सिक्का है, ये 2 रुपए का है, ये 5 रुपए का सिक्का है। जो आजकल सिक्के हम लोगों के यहाँ चल रहे हैं तो उसमें ये अशोक की लाट से जो 4 शेर जो है पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं, ये चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसमें चित्र में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं। ये चौथे शेर का मुंह जो है इसके पीछे की ओर है, इसलिए चित्र में दिखाया नहीं गया है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि अशोक के जो सारनाथ स्तंभ में जो सिंह है, जो इसमें सिक्के में जो सारनाथ के स्तंभ में जो सिंह दिखाए गए हैं उसमें कितने शेर हैं, तो हमेशा ये उत्तर 4 शेर रहेगा। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। तो अब देखते हैं कि अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक मौर्य वंश का शासक था, यानी किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। और अशोक के जो सारनाथ में जो स्तंभ मिला है वहीं से ये चिन्ह जो है लिया गया है। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक धननंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। यानी कौटिल्य जो है, कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ये आचार्य थे। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, जब चंद्रगुप्त मौर्य छोटे थे यानी बालक थे, ये राजकीलकम का खेल खेल रहे थे। वहां पर इनकी जो विलक्षण प्रतिभा यानी नेतृत्व करने की क्षमता, जब खेल में बच्चे खेलते हैं तो उसमें एक लीडर होता है, तो उसमें नेतृत्व करने की क्षमता इनकी देख करके उन्होंने जो है कौटिल्य ने इनको अपना शिष्य बना लिया। तो यही दिखा है कि बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। और तक्षशिला ले गए, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को अपने जो भी बहुत सारी शिक्षाएं दी हर प्रकार से। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। अब इसके बाद आता है कि फिर यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। यानी कब आक्रमण किया? यूनानी सेल्यूकस कौन था? अगर पूछा जाए सेल्यूकस कौन था तो सेल्यूकस यूनानी सेनापति था। इसने क्या किया? 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त कर दिया। किसने परास्त कर दिया सेल्यूकस को? चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदूकुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले।
अब मिले, सेलुकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। अब यही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सेलुकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो यही पूछा जाता है कि सेलुकस ने कौन सा किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो हम यहाँ पर मेगास्थनीज का नाम दे सकते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब यहाँ पे चित्र में ये दिखाया गया है, ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को दिखाया गया है। ये चाणक्य हैं और ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चाणक्य का नाम कौटिल्य था। अब इसी के आगे देखते हैं कि यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा नाम दिया है? सेंड्रोकोट्स दिया है। अब मौर्य प्रशासन, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन थी? इंडिका थी। और कौटिल्य चाणक्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक कौन थी? अर्थशास्त्र थी। पुस्तकों से मौर्य वंश की विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। अगर यही प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी जो है मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से मिलती है और कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक से मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित की, जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। यानी चाणक्य कौन थे? चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अब हम देखेंगे मौर्य शासन व्यवस्था को एक चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर क्षेत्र विभाजन दिखाया गया है। यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं। तो ये साम्राज्य दिखाया गया है। साम्राज्य में राजा होता था और राजा का पद कैसा होता था? राजा का पद वंशानुगत होता था और ये जो है आंतरिक एवं बाहरी आक्रमण से बचाव करते थे। यानी राजा क्या करते थे? आंतरिक और इनका कर्तव्य क्या होता था? आंतरिक और बाहरी आक्रमण से बचाव करना होता था। इसके बाद राजा के बाद मंत्रिपरिषद होती थी और मंत्रिपरिषद का कार्य होता था राजा को सलाह देना। इसके बाद आता है प्रांत। प्रांत का जो शासक होता था यानी जिम्मेदार व्यक्ति होता था वो राज्यपाल होता था। राज्यपाल राजवंश से संबंधित होता था और ये है प्रांतीय, इनका कर्तव्य होता था यानी राज्यपाल का कर्तव्य होता था प्रांतीय शासन व्यवस्था देखना, न्याय देना, विकास के काम करना, सिंचाई, सड़क, व्यापार आदि के कार्य करने। और इसके बाद आता है जनपद यानी जिला। इसमें जो है जिम्मेदार व्यक्ति स्थानिक होते थे, स्थानीय व्यक्ति होते थे। इनका कर्तव्य होता था स्थानीय शासन व्यवस्था देखना। इसके बाद आता है गांव और गांव में ग्रामीण यानी गांव का मुखिया होता था और इनका जो कर्तव्य होता था, गांव की मुखिया का कर्तव्य होता था गांव की समस्याओं को ग्रामीण द्वारा ग्राम सभा की सहायता से हल किया जाता था। इसके बाद आता था नगर और नगर में 6 परिषदें होती थी और प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त होते थे। तो ये है मौर्य साम्राज्य का शासन व्यवस्था। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे शासन के लिए 3 स्तर की शासन व्यवस्था थी, एक प्रांत, जनपद और नगर या गांव। अब नंबर 1 इसमें दिया गया है कि इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी, वेतन राजकोष से दिया जाता था। और दूसरा है कि प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था। आगे दिया गया है कि गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। मतलब राजा के कुछ गुप्तचर होते थे, वो पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को समय समय पर देते रहते थे। चौथा बिंदु दिया गया है कि बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल यानी पैदल और हाथी घोड़े होते थे उसमें, वह जल सेना राजा के पास थी। नहीं, राजा के पास विद्रोह को दबाने के लिए क्या क्या व्यवस्था थी? एक तो थल थी, थल सेना में जो है हमारे पैदल आते थे, हाथी आते थे, घोड़े आते थे और जल सेना भी होती थी। ये सब राजा के पास होती थी। इसके बाद अगला बिंदु दिया गया है कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। यानी राजा सोचता था कि इतनी बड़ी जब शासन व्यवस्था हमको चलाना तो उसको धन की आवश्यकता होगी और धन वो चाहता था कि खजाना हमारा हमेशा भरा रहे। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसी में आगे छठा बिंदु दिया गया है कि कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर आय के मुख्य स्रोत थे। यानी कि आय के मुख्य स्रोत उस समय क्या क्या थे? कृषि कर थे, यानी कृषि से जो कर प्राप्त होता था, सिंचाई कर था, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर लगाया गया था। तो ये सब राजा के मुख्य आय के स्रोत होते थे। इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था। इन करों को लेखा जोखा रखा जाता था, यानी इन करों का जो है लेखा जोखा भी रखा जाता था, लिखित रूप से रखा जाता था। इसके बाद 7वां बिंदु दिया गया है कि राज्य में आने वाले
जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। राज्य में जो जंगल आते थे, खान आते थे, यानी खान जैसे खनिज भंडार वगैरह मिलते हैं, तो इन पर राजा का अधिकार होता था, यानी राजा उसका स्वामी होता था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। अब है लगभग 2500 वर्ष पहले, यानी लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। बूझो तो जाने। अब एक पहले दी गई है, मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी थी। क्या आप बता सकते हैं कि उनके बारे में लिखा होगा, वो किन के बारे में लिखा होगा? तो एक दिया है कि इनकी जड़ें तनों से उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। तो इनकी जड़ें तनों से उगती हैं। तो बरगद एक ऐसा पेड़ है जिसकी तने जो है जड़ों से, यानी जड़ें जो है तनों से उगती हैं, तनों से निकलती हैं। और ये बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है, इतना घना होता है कि इसमें 400 लोग बैठ सकते हैं। फिर दूसरा पहेली के रूप में दिया है कि बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है। बिना मधुमक्खी के शहद, कौन सा शहद का मतलब मीठा मीठा रस निकलता है, तो मीठा बिना मधुमक्खी भी ना हो और उसमें से मीठा रस भी निकले, तो वो क्या है? वो गन्ना है। ऊन पेड़ों से उगती है, ऊन पेड़ों से उगती है। अब कौन सा पेड़ है जिससे ऊन उगता है? तो ये हम इसको कह सकते हैं कपास, क्योंकि कपास से जो काटन निकलता है और उससे कपड़े बुने जाते हैं, तो ऊन पेड़ों से उगती है। तो यहाँ पे कपास की बात कही गई है। यानी मेगास्थनीज ने अपने यात्रा में इसका वर्णन किया है कि ऊन पेड़ों से उगती है उस समय, तो ये कपास है। और पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं, तो मनुष्य जैसा पक्षी इस समय कौन बोलता है? तो ये तोता, तोता बिल्कुल मनुष्य की तरह बोलता है। फिर मेगास्थनीज की नज़र में क्या था यहाँ पर, मतलब भारत कैसा लगा? तो लोग सभ्य थे, यानी यहाँ के लोगों का मेगास्थनीज ने भारत के लोगों का जिक्र किया है इसमें कि लोग सभ्य थे। वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, यानी इतने ईमानदार थे कि वो अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। चोरी डकैती का कोई डर नहीं रहता था उस समय। वे अपनी कही बातों का पालन करते थे और जो बात कहते थे उस समय वो अपने उन बातों का पालन करते थे। वे झूठी गवाही नहीं देते थे और झूठी गवाही भी कभी झूठ का साथ नहीं देते थे। उनके महल सोने चांदी से बने होते थे और इतने अमीर थे कि उनके महल जो है सोने चांदी के बने होते थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। यानी ये मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल मेगास्थनीज ने बताया है, अपने यात्रा के दौरान उन्होंने इसका वर्णन किया है कि क्षेत्रफल जो है 9 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। आगे एक बिंदु और दिया गया है कि तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष और जगह जगह पर कुएं थे। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग की विजय, यानी कलिंग की विजय कैसे प्राप्त की जाए। अब इसमें दिया है आखिरी लड़ाई। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है। हमें कलिंग पर हर हालत में विजय प्राप्त करनी है। इस युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई। इस युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई। सेनापति युद्ध में कितने लोग मारे गए? लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। युद्ध के भयानक दृश्यों एवं परिणाम को देख सुनकर अशोक बेचैन हो उठा और उसके मन में उसने मन की शांति ढूंढने की कोशिश की। मेरे मन की शांति खो गई है, यह शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। अरे नहीं, अशोक ने ऐसा फैसला जो आमतौर पर कोई राजा नहीं करता, उसने कलिंग को युद्ध में हराने के बाद तय किया कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। इस युद्ध के बाद जो है अशोक में परिवर्तन आने लगे। उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह और मरीजों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए।
उसने स्तंभ बनवाए, उसने शिलाओं और गुफाओं पर अपने संदेश खुदवाए। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खंभों के ऊपरी सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सिंह बनवाए। अशोक का धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। यानी धर्म को पाली भाषा में अशोक का धम्म का मतलब अशोक का धर्म, लेकिन पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा गया है। अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर की जगहों का दौरा करता था। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए। इन खंभों पर वहां के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए ताकि लोग उसकी बातों पर ध्यान दे सकें। उसने यह संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा यानी प्राकृत भाषा में लिखवाए। यही प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने जो पत्थरों पर लिखवाया वो किस भाषा में लिखा गया था, तो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। चट्टानों व खंभों पर खुदे उसके संदेशों से हमें अशोक के समय की कई बातें जान सकते हैं। कहने का मतलब ये बताया गया है कि चट्टानों व खंभों पर जो संदेश खुदे हुए हैं उससे हम अशोक के समय की कई बातों को जान सकते हैं। हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं ये बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात ना सोचें और धर्म फैलाने की बात सोचें। उसने मानव के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। उनका काम था कि वे गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताएं। आइए अशोक का संदेश पढ़ें। अब हम देखेंगे कि अशोक ने क्या संदेश दिया है। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, ये अशोक का संदेश था। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला धन, मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या हैं? वे हैं दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान देना आदि। ये सांची का स्तूप दिखाया गया है चित्र में। अब आगे है, आपको ये अशोक के बारे में कुछ जानकारी दी गई है और बताया गया है, कहा गया है कि आपको ये भी जानना चाहिए। अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक है। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा गया है कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, बल्कि विश्व को शांति, अहिंसा तथा अहिंसा का संदेश देने एवं उनकी जन कल्याण की भावना के कारण ही उसे महान कहा गया है। अशोक की बातें आज भी कहाँ तक सार्थक हैं, चर्चा कीजिए। ये कक्षा में चर्चा करना है। अब आगे आता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। यही प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है कि अपने प्रचार में अशोक ने किसको भेजा था, तो पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एकरूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगीति यानी सभा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों यानी धार्मिक स्मारक और बौद्ध विहारों, भिक्षुओं के रहने का स्थान का निर्माण कराया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने कराई थी। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राष्ट्र चिन्ह है। इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार व मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ है। इसके बाद ये दिया गया है प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये सभा, प्रथम बौद्ध संगीत सभा कब हुई थी? अजातशत्रु के समय हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत सभा ये कालाशोक के समय हुई थी और तृतीय बौद्ध संगीत का सभा जो है ये अशोक के समय हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा जो है कनिष्क के समय हुई थी। ये चारों बौद्ध संगीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी में कोई ना कोई एक जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम देखेंगे अशोक का साम्राज्य। ये मानचित्र के माध्यम से अशोक का साम्राज्य पूरा दिखाया गया है, इसको हम इसी से देख लेंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे
मौर्य साम्राज्य का पतन। वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। इन्हीं वंशानुगत मतलब एक के बाद एक शासक तब तक बने रहते हैं जब तक मतलब उसमें योग्य शासक रहते हैं। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण, अशोक के अधिकारी जो होते दुर्बल थे के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होते गए। देश में विदेशी आक्रमण होने लगे। धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था ने अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अब आगे आता है संगम साहित्य। मौर्य साम्राज्य के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य चोल कोरोमंडल तट, चेर, केरल एवं पांड्य दक्षिण ओर थे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य में मिलती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। इससे इन राज्यों के जीवन एवं संस्कृति का पता चलता है। इसके बाद एक शब्दावली दी गई राजदूत, यानी राजदूत का मतलब होता है राजा का दूत। अब ये मौर्य साम्राज्य कितने वर्ष तक चला ये दिया गया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक, और बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व, और इसके बाद अशोक का शासनकाल था 273 से 236 ईसा पूर्व, और वृहदत्त का शासनकाल, ये अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का। ये जो है वृहदत्त जो है अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य का था। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो इसके प्रश्न उत्तर हमने कॉपी पे नोट कर रखे हैं, इसको देख लेते हैं। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या ख, चाणक्य और मेगस्थनीज की पुस्तकों के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है और मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है। यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगा सकते हैं। फिर आगे आता है तीसरा प्रश्न गा दिया गया है कि कलिंग युद्ध किनके बीच लड़ा गया और युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो इसका उत्तर है कि कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के राजा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने कभी युद्ध न करने का निश्चय किया। इसके बाद है प्रश्न संख्या घ कि अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, इस धर्म के प्रसार के लिए उसने क्या किया। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि अशोक कलिंग युद्ध से बहुत दुखी हुआ क्योंकि इस युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए तथा बहुत बड़ी संख्या में घायल हुए। इसे देखकर अशोक ने भविष्य में कभी युद्ध न करने का निश्चय किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने दूर दराज के स्थानों पर मिशनरियों को भेजा। और यहाँ पर थोड़ा सा हम जानकारी के लिए इसमें लिख दिए हैं ब्रैकेट में कि ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। अब अगला प्रश्न आता है अंगा कि हमारा राज चिन्ह क्या है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज चिन्ह है। अंगा के बाद है प्रश्न संख्या 4 कि मौर्यों के प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे मौर्य प्रशासन, हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद हम उसे आके उत्तर में लिखेंगे कि मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य यानी उसको चाणक्य कहते हैं कि अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र। पुस्तकों से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित की जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। मौर्य शासन व्यवस्था 3 क्षेत्रों में विभाजित थी। नंबर 1 साम्राज्य यानी केंद्र, और नंबर 2 प्रांत जनपद जिसको जिला बोलते हैं। इसके बाद ये 3 हो गए, यानी साम्राज्य केंद्र हो गया, प्रांत हो गया, और तीसरा क्या हो गया, जनपद यानी जिला हो गया। अब इसमें नंबर 1 में हम लिख सकते हैं कि इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी, वेतन राजकोष से दिया जाता था। नंबर 2 है गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। आगे है कि बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल, पैदल, हाथी, घोड़े व जल सेना के पास राजा के पास थी। कहने का मतलब थल सेना में कौन कौन आता था, पैदल आते थे, हाथी आते थे, घोड़े आते थे, और जल सेना भी राजा के पास थी, यानी थल और जल दोनों सेनाएं राजा के पास थी।
अगला नंबर 4 है कि कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर आय के मुख्य स्रोत थे। और नंबर 5 है कि राज्य में आने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। फिर आगे कि लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर ये किताब में भी दिया गया है मौर्य प्रशासन के बारे में लिखने के लिए, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें से जो आपको सही लगे उसको आप अपने कॉपी में पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। तो ये दिया गया है कि मौर्य प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य यानी ब्रैकेट में चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तकों से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित थी जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसी बुक से हमने इसमें शार्ट कर करके कॉपी में नोट कर रखा है। फिर यहाँ पे हमने शार्ट में लिखा कि मौर्य शासन व्यवस्था 3 वर्गों में विभाजित थी। यहाँ जो क्षेत्रों का विभाजन था, नंबर 1 ये साम्राज्य दिया गया है और जिसको हम केंद्र कह सकते हैं, ये फिर प्रांत है और फिर ये जनपद जिला है। इसके बाद आगे दिया गया है कि इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी, प्रांत, जनपद और नगर यानी गाँव। आब्लिक दिया गया है नगर आब्लिक गांव। फिर नंबर 1 है इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी, वेतन राजकोष से दिया जाता था। और नंबर 2 है प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था। नंबर 3 है गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। नंबर 4 है बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल यानी पैदल, हाथी, घोड़े व जल सेना राजा के पास थी। अगला पॉइंट नंबर 5 आता है कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीतिक खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसी में अगला पॉइंट दिया गया कि कक्षा नंबर 6 दिया गया है कि कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर आय के मुख्य स्रोत थे। यानी उस समय आय के मुख्य स्रोत कौन कौन से थे? कृषि कर था, सिंचाई कर था और व्यवसायी संगठनों पर जो बिक्री कर लगता था वही आय का मुख्य स्रोत था मौर्य प्रशासन काल में। इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था, इन करों का लेखा जोखा रखा जाता था। इसके बाद है नंबर 7 की राज्यों में आने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। फिर आगे कि लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बुक में दिया गया है कि बूझो तो जाने, कुछ पहेलियाँ उस समय की दी गई हैं। तो मेगस्थनीज ने अपनी भारत यात्रा में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी थी। यहाँ पर हम प्रश्न को यहीं तक हमको लिखना है, उसके उत्तर में ये हम जानकारी के लिए इसको देख लेते हैं कि बूझो तो जाने। इसमें कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। मेगस्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उन्हें आश्चर्यजनक लगी थी। क्या आप बता सकते हैं कि उनके किन के बारे में, यानी उसने जो है किन के बारे में लिखा होगा? तो पहला है कि इसकी जड़ें तनु से उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। वो क्या हो सकता है? यानी जिसकी जड़ें जो हैं तनों से उगती हैं और 400 लोग उसकी छाया में एक साथ बैठ सकते हैं। ये कौन सा ऐसा पेड़ जो भारत में पाया जाता है? ये है बरगद का पेड़। आगे आता है बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है। ये मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है यात्रा के दौरान जो उन्होंने वो आश्चर्यचकित चीज़ों को देखा है। तो बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है, ये क्या है? ये गन्ना है। आगे है ऊन पेड़ों से उगती है, यानी कपास है। और पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं वो कौन है? तोता है। उन्होंने जो अपने जानकारी में जो कुछ उन्होंने देखा उसको अपनी पुस्तक में इसका विवरण किया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है कि सही और गलत बताइए। तो पहला कथन दिया गया है का अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध किए। तो ये कथन सही है, इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया, ये भी सही है। इसके बाद आता है गा अशोक का उत्तराधिकारी उसका पितृ बिंदुसार था, ये गलत है। आगे आता है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया, ये भी सही है। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 3, सही जोड़े बनाना है।
तो इसमें देख लेते हैं सही जोड़े में क्या लिखना है। पाटलिपुत्र दिया गया है, धम्म महामात्य दिया है, और गा है चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, और कहा है अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा। और इसमें हमें किस चीज़ को मिलान करना है, इसमें दूसरे कॉलम में दिया गया है कि प्रजा को सही राह दिखाने वाले अधिकारी यानी कौन होते थे, और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए और नंद वंश के शासकों को परास्त करने के लिए वो 6 परिषद के द्वारा शासित था। तो इसको हमें सही जोड़े बनाना है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिक्कत दिया गया कि पाटलिपुत्र नगर ये जो है 6 परिषद के द्वारा शासित था, यानी पाटलिपुत्र नगर जो है यहाँ को हम इसको मिलान कर देंगे दा से, ये 6 परिषद के द्वारा शासित था। फिर अगला आता है धम्म महामात्य, ये प्रजा को सही राह दिखाने वाले अधिकारी थे जिनको धम्म महामात्य कहा जाता था, इसको हम आ से मिलान कर देंगे। अब आगे आता है चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, यानी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को क्यों प्रशिक्षित किया, ये नंद वंश के शासकों को परास्त करने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया। अब अगला दिया गया है कि अशोक ने अपनी पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा, किस लिए भेजा था, ये हमने अभी कहानी को पढ़ा था वीडियो में। तो ये बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने अपनी पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा था, तो इसका मिलान हम कर देंगे बा से। अब इसके बाद अब अगला प्रश्न है कि पता कीजिए और लिखिए, इसका उत्तर हमने लिखा नहीं, इसको मौखिक देख लेते हैं कि अशोक की लाट पर बने 4 सिंहों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि अशोक की लाट पर बने 4 सिंहों को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, यानी भारत ने इसको अशोक की जो लाट में 4 सिंह प्रयोग किए गए हैं उनको भारत ने किस में अपनाया, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। और इसका प्रयोग भारतीय मुद्राओं और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों और सैनिकों की वर्दी पर किया जाता है। एक बार फिर से इसका उत्तर देख लेते हैं कि अशोक की लाट पर बने 4 सिंहों का प्रयोग, यहाँ पर तो इसी तक को लिख देंगे, सिंहों को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, यानी प्रयोग किया है, और इसका प्रयोग भारतीय मुद्राओं एवं केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों एवं सैनिकों की वर्दी पर किया जाता है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया गया है कि नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से किसे आप सही व किसे आप गलत मानते हैं, इसका अपना उत्तर जो है सही एवं गलत का निशान लगाकर स्पष्ट करें। तो पहला क्रियाकलाप दिया गया है कि दूसरों के लिए गलत बातें करना, ये गलत है, तो इस पे हम ये क्रियाकलाप पे कथन पर गलत का निशान लगा देंगे। दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करना, ये सही क्रियाकलाप दिया गया है। प्रेम पूर्वक बोलना, ये भी सही है। लड़कियों को समान अधिकार देना, ये भी सही है। और आगे आता है कि आपस में मारपीट करना, आपस में मारपीट करना ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे हम गलत का निशान लगा देंगे। फिर आगे आता है फिर से एक बार देख लेते हैं कि दूसरों के लिए गलत बातें करना, ये गलत है, इसमें गलत का निशान लगा देंगे। फिर है दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करना, ये सही है। प्रेम पूर्वक बोलना, ये सही है, सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद है लड़कियों को समान अधिकार देना, ये भी सही है, सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आता है आपस में मारपीट करना, ये गलत है, इसमें गलत का निशान लगा देंगे। अगला है कि प्राणियों एवं जीव जंतुओं की सुरक्षा करना, ये हमारा क्रियाकलाप बिल्कुल सही है, ऐसा हमें करना चाहिए। फिर बाल मजदूरी को रोकना, ये भी सही है, बाल मजदूरी को रोकना है। और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, ये भी कथन यानी क्रियाकलाप हमारा सही है। तो फिर है कि अपने दोस्तों से अपने उत्तर का मिलान करें, कौन सा क्रियाकलाप क्यों सही और क्यों गलत है, इसके कारणों पर चर्चा करें। तो ये आपको करना है, अपने दोस्तों के क्लास में अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में चर्चा करना है, उससे उनका कारण पूछना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेसन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।